पिछले क्लास में मैथ्स का कहाँ तक देखा था? याद है किसी को? नहीं। नहीं याद है। टू वेरिएंस टू इंस्टॉल तक सब को वेरिएंस हो गया था। आपने एक काम कर देना, वो जो 331 बैच है ना, उनकी अटेंडेंस मार्क करनी है। सिर्फ एक ऑन पीक पर है स्टूडेंट, शादी नहीं हुआ, तो वो उसकी कहाँ नहीं से करानी दिखेगा है। मुझे? 331 बैच दिखेगा आपको पोर्टल पे, कोई साइन है तो। नहीं, मुझे कहाँ है सही? तुम करा तो था होना चाहिए। इसलिए। राहुल सर ने, एक बार देखो बैचेस। ये रहा 331। ये साइन भी कर दिया उन्होंने? सबकी मार्क करनी है, सिर्फ एक ऑन ब्रेक है शालिनी, उसकी नहीं करनी। इसमें क्या एक्स्ट्रा सेशन? वो एक्सेल की जो क्लास होगी उसी में लगा देना। जैसे जैसे भी लगा दो, बस ये है कि वो कैंसिल में आ जाए। 9 to 7। सिंपली हमने क्या किया था? स्टैट्स का पार्ट देखा था। स्टैट्स में हमने क्या किया था? डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल का देखा था। डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या टॉपिक था? जैसे क्या क्या टॉपिक देखा था डिस्क्रिप्टिव में? सेंट्रल टेंडेंसी देखा था, मीन मीडियन मोड का। देन फिर हमने क्या देखा था? मेजर ऑफ डिस्पर्शंस। याद है आदित्य? यस और सर, आज रेंज वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन। डिस्पर्शंस में क्या क्या था? कौन कौन सा था डिस्पर्शन में जो हम लोगों ने देखा था? बताओ। रेंज, रेंज था। वेरिएंस, वेरिएंस इसमें था। हार्ड, वेरिएंस, इंटर पार्ट रेंज, देन स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना? देन मेजर ऑफ एसोसिएशन देखा था। उसमें क्या क्या था टॉपिक? कोवेरियंस और कोरिलेशन था। याद है? फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, है ना? तो ये क्या थे हमारे पास? टॉपिक था किसका? तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का। इसी तरीके से क्या होगा? इन्फ्रेंशियल का रहेगा। ठीक है। इन्फ्रेंशियल में क्या था? याद है? इन्फ्रेंशियल का तो पॉपुलेशंस एंड सैंपल था, है ना? देन टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग था। याद है? कौन कौन से टाइप ऑफ सैम्पलिंग बताया था? रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, देन और क्या बताया था? याद है? क्लस्टर। एक दो बार रिवीजन तो कर लो। देन उसके बाद मैंने क्या बोला था कि इसी में हम देखेंगे क्या चीज? तो एस्टिमेशन पॉइंट। एक पॉइंट एस्टिमेशन होता था और एक इंटरवल, है ना? पॉइंट का मतलब क्या हो गया?
कि जो भी चीज आपके अगर कंक्लूजन निकालोगे वो सिर्फ एक नंबर के बेस पे होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट एस्टिमेशन, है ना। जैसे बोलते हैं 100% होगा, 90% होगा, 10% होगा, तो एक नंबर के बेस पे बोलते हो, है ना। एंड देन अगर रेंज पे बोलते हो कि हाँ 70 से 80% चांस है कि हो जाएगा, तो आपने एक रेंज लिया, है ना। तो जब रेंज लेते हैं उसको क्या बोलते थे, इंटरवल एस्टिमेशन, ठीक है। देन उसके बाद फिर हमारे पास क्या था, क्या आएगा उसके बाद, डिफरेंशियल में। तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन था, तो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डिटेल में देखेंगे। फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे आप क्या देखोगे, सीएलटी देखोगे, सेंट्रल लिमिट थ्योरम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इसके बाद जो रहेगा तुम्हारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और टाइप्स ऑफ कितने टेस्टिंग होते हैं वो देखना था। तो तुम्हारा क्या है, इतना सिलेबस था जो तुम्हें देखना है, ठीक है। हाँ, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग में वो टी टेस्टिंग आ जाएगा ना। तभी हम लोगों ने एस्टिमेशन तक देखा था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, फिर एक सीएलटी, देन हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये टॉपिक क्या था, हमें करना था, तो यहाँ तक हम लोगों ने किया था, ठीक है। देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था बता सकते हो थोड़ा सा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस याद है किसी को, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। बोल कुछ नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या चीज नहीं हो, यहाँ किसी को पिक कर लेंगे सेटलमेंट कर देंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, ये वाला याद है, यही था, यही। तो सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। तो ये ग्राफ आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। और अगर विकिपीडिया का हेल्प लोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको भी मैं ओपन कर देता हूँ, इमेज, और एक ये, इसको भी एज अ इमेज ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस अगर सिंपल ग्राफ में देखोगे, कि अगर कुछ भी नहीं रखना चाहते उसमें, अगर सिंपल ग्राफ देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की एक प्रॉपर्टीज होती है, और ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का प्रॉपर्टीज क्या होगा, अभी ये स्टैंडर्ड है तो ये स्टैंडर्ड का नहीं देखना है, अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का देखेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की प्रॉपर्टीज होती है, पहला उसका मीन, मीडियन और मोड, तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या होगी इसकी, कि ये क्या होगा, मीन मीडियन मोड से हमेशा सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का मतलब समझ में आता है, क्या होता है, कि अगर आप यहाँ पे एक मिरर रखोगे तो जो मिरर इमेज इसका बनेगा और उस चीज को प्लॉट करोगे तो सेम इधर भी बन जाएगा, है ना। तो उसी चीज को बोलते हैं सिमेट्रिसिटी, या तो फिर मिरर इमेज। एंड देन इसी के बेस पे क्या होता है, कि आपका इंपेरिकल फॉर्मूला बनता है, ठीक है। और इंपेरिकल फॉर्मूला किस तरीके से दिखेगा, अगर आप देखो सेकंड वाले पे, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है? और ये इंपेरिकल फॉर्मूला कहाँ से लाते थे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन याद है, कि आपका ये मीन होता था, है ना। तो मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन पीछे जाओगे और एक स्टैंडर्ड डेविएशन आगे आओगे, तो कितना परसेंट डेटा कवर करता है, 68.2 जो भी है। देन अगर आप सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन इधर आओगे यहाँ से, एंड देन सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन इधर जाओगे, तो कितना परसेंट डेटा कवर होगा, तो 95.4% डेटा कवर होगा, है ना। एंड देन अगर आप क्या करते हो, यहाँ से यहाँ के बीच में जाते हो, मतलब यहाँ से थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन और यहाँ से इधर थर्ड जाते हो, तो कितना कवर होगा, 99.7% कवर होगा, है ना। अब इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, कि इतना डेटा कवर हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या रहेगा, कि मान लो आपके पास क्या है, कि एक एड ही चला रहे हैं, एड किस चीज का, तो डेटा साइंस के कोर्स का, ठीक है। अब इस एड में क्या होगा, कि मुझे कितना मार्केट कवर करना है ना। तो डेटा साइंस का कोर्स जो होगा वो किस एज के ग्रुप करते होंगे अभी, 20 25। मान लो फर्स्ट टाइम में क्या है, कि आपको नहीं पता है, तो ये क्या होता है, कि आपके पास एक रेंज रखते हो कि 10 से 40 साल के बीच में है, ठीक है। इसका मैंने एक रेंज रखा, है ना। अब इस रेंज के बेस पे क्या कर सकते हो, कि मार्केट कवर करना चाहते हैं, अगर आपको क्या करना है, 68% डेटा कवर करना है, मतलब मार्केट कवर करना है,
तो आप ये जो रेंज रखते हो इसका एज का, तो वो रेंज रख सकते हो, मान लेते हैं 22 से लेके 24 तक, है ना। और ऑन एन एवरेज जो तुम्हारा है ये 23 तुम्हारा एवरेज आ रहा है ना। अगर तुम क्या करते हो कि मार्केट में से 68 की जगह पे 95% स्टूडेंट को कवर करना चाहते हो, कि जो डेटा साइंस कर रहे हो उसमें से 95% जो स्टूडेंट होंगे उसका एज ग्रुप क्या होगा, तो यहाँ से तुम्हारा 20 से लेके 25 तक का एज ग्रुप कर सकते हो। मतलब 20 से 25 साल के बीच में तो रेंज बढ़ा, रेंज बढ़ा तो क्या होगा, ज्यादा डेटा कवर हुआ, है ना। अब ये क्या करेगा कि इसी रेंज ग्रुप के क्या करेगा, वो ऐड दिखेगा, है ना। तो बाय डिफॉल्ट आपने क्या किया, इस नंबर्स के बेस पे डायरेक्टली बता दिया कि हमारा कितना मार्केट कवर हो रहा है ना। और वो किसकी हेल्प से हुआ, तो ये ग्राफ की हेल्प से हुआ, है ना। तो जब भी ये डेटा आपके पास रहेगा तो आप डायरेक्टली इस तरीके से क्या करते हो, डिसीजन लेते हो, मतलब आपको एक रेंज पता चलता है। और वो रेंज क्या रहता है, मार्केट का रेंज रहता है कि कितने से कितने के बीच में हमारा डेटा कवर हो रहा है ना। अगर मुझे लगता है कि आपने देखा होगा 1% मार्केट कवर है, कैप्चर है किसी का, किसी का 30% कैप्चर है, इस तरीके से बोलते हैं। जैसे अमेजोन है, अमेजोन का जो है वो क्लाउड में कितना परसेंट क्या है, स्टैक है पूरे वर्ल्ड वाइड में, कितना बोलते हैं, मान लेते हैं 30%। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 10 लोग क्लाउड यूज कर रहे हैं तो उसमें से 3 किसका है, तो अमेजोन का ही क्लाउड यूज कर रहे होंगे, 7 क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो सबसे ज्यादा जो क्लाउड यूज हो गया तो इसका होगा, है ना। अब इसका रेंज कहाँ पे होगा, तो इस तरीके से जो एक्चुअल वैल्यू होगा यहाँ पे पुट करके उसका एक्चुअल रेंज निकाल सकते हैं, ये कितना यूजर्स है, ठीक है। तो ये चीज हम निकालते हैं, ठीक है। दूसरा कि हम कंपैरिजन के लिए भी आगे जाके करेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशंस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में क्या होगा कि आपको ये ग्राफ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। लेकिन मीन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर डिफरेंस भी मैं दिखा दूं, वर्सेस स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, तो ये कुछ इस तरीके से समझ में, ओपन न्यू टैब, ठीक है, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ वैल्यूज है कि हो सकता है कि हमारा जो प्राइस है, हमारा जो किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस है, ऑन एन एवरेज जो प्राइस है वो क्या है, 1010 है ना। मतलब 1010 रुपए है जो हमारा ऑन एन एवरेज हर एक प्रोडक्ट का प्राइस है, मान के चलते हैं, ठीक है। अंदर उसके बेस पे हमारा जो प्रोडक्ट का मिनिमम प्राइस हो सकता है वो 950 तक जा सकता है, और मैक्सिमम वो 1070 तक जा सकता है ना। तो हमारा मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट का जो प्राइस है, और जो क्या है कि सबसे ज्यादा जो सेलिंग आ रहा है वो कौन से प्राइस रेंज पे आ रहा है, बता सकते हैं। सबसे ज्यादा जो सेल आ रहा है वो कौन से प्राइस रेंज के बेस पे आ रहा होगा, तो आप देखोगे तो 90 से बेस पे और 38, मतलब कि मोस्ट ऑफ द जो हमारे पास क्या है डेटा है, क्योंकि यहीं पे क्या है, पीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द जो ऑन एन एवरेज प्राइसिंग होगी वो 99 और 1030 के बीच में होगा, है ना। अब इसी चीज को क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्यों कि हो सकता है कि मेरा एक क्या है कि मेरा प्राइस का रेंज है, हो सकता है मेरा कॉम्पिटिटर का भी होगा, है ना। तो कॉम्पिटिटर का भी क्या होगा, प्राइस रेंज होगा। अब उसके बेस पे मुझे क्या करना पड़ेगा, हो सकता है उसका यूनिट अलग हो, मेरा यूनिट अलग हो। उस चीज को कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है, यूनिट लेस बनाना पड़ता है। यूनिट लेस मतलब कि मान लो ये क्या है कि आप जो बेच रहे हो वो आपका केजी में बिक रहा है, और वो जो बेच रहा है वो क्या कर रहा है, लीटर में कुछ बेच रहा है। तो केजी और लीटर में कभी भी कंपेयर कर सकते हो, कंपेरिजन होता है। तो या तो दोनों को एक ही यूनिट में चेंज करना पड़ेगा, या तो दोनों के यूनिट को हटाना पड़ेगा। तो दोनों के यूनिट को कैसे हटा सकते हो, या फिर कोई भी एक चीज फॉलो करते हो, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट लाते हैं, है ना। जैसे अगर आप क्या करते हो, रुपीज लेके क्या बाहर कंट्री में जाओगे तो वो क्या मांगते हैं, डॉलर। क्यों, क्यों, वो अपने करेंसी में भी तो ले सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट डॉलर पे इतना ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि डॉलर क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि वो हर एक कंट्री में चल सकता है ना। तो अपने क्या क्या है, सिर्फ हमने सेट किया है, अगर कोई भी अगर डॉलर नहीं लेने लगेगा तो वो भी क्या होगा, वो स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, है ना। तो वही चीज रहता है कि आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ला सकते हो। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सिंपल होता है कि इसी का जो मीन होता है उसको किसी तरीके से आप जीरो ला दो, ठीक है। अब ये जीरो कैसे आएगा,
या तो फिर जो ये यूनिट है ये केजी वाला, उसको कैंसिल आउट कर दो। तो ये कैंसिल आउट कैसे होगा? अगर मान लो क्या है, 10 केजी है, इसका यूनिट को हटाना है, तो क्या करोगे? तो केजी से ही डिवाइड कर सकते हो, हट जाएगा, है ना? तो यही चीज हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बोलता है कि जो भी नंबर है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, स्प्रेडनेस ही बताता है। तो हर एक नंबर का क्या करते हो कि हर एक नंबर का जो मीन से डिफरेंस है, उसको क्या करो, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन से डिफाइन कर दो। जैसे ये डिवाइड कर दोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा, पहला स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर ये केजी में है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या आएगा, केजी में ही आएगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इसका केजी और ये केजी कैंसिल हो जाएगा, तो एक सिंपल नंबर मिलेगा। और वो नंबर क्या होगा, सेम जो ये दिख रहा है, सेम वही नंबर बनेगा। ठीक है, तो आपने इसको जो इस तरीके से चेंज किया है, वही तुम्हारा क्या हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। ठीक है, मतलब आप जैसे यहाँ से कर रहे हो, इसकी वैल्यूज चेंज। ठीक है, अब ये जैसे ही लगाते हैं तो इसमें क्या होता है कि मीन की वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। ठीक है, अभी मीन की वैल्यू जीरो क्यों हो जा रही है, तो इस फॉर्मूला की वजह से। ठीक है, क्योंकि इसका पॉइंट कितना है, अगर इसकी वैल्यू देखोगे तो कितना है, 10 10 है। और इसका एवरेज कितना आएगा बता सकते हो, इसका एवरेज कितना आएगा इस ग्राफ का, 10 10। तो इसका एवरेज भी क्या है, 10 10 है। तो क्या करते हो, माइनस करते हो 10 और 10 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशंस कितना हो सकता है बता सकते हो, थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेविएशंस निकाल सकते हो यहाँ पे, जल्दी से होगा, देख के पता चल जाता है स्टैंडर्ड डेविएशंस कितना होगा। तो ये जो डिफरेंस है वही तो होता था, मैंने बोला था ना कि ये फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशंस हो गया इधर और एक स्टैंडर्ड डेविएशंस इधर, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 20 है ना? तो ये तो तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। तो 20 से डिवाइड करते हो, है ना? तो ये तुम्हारा क्या आता है, जीरो आएगा, है ना? तो जब इसी को इस फॉर्मूला में अप्लाई करोगे, इस पॉइंट का जो वैल्यू आएगा वो जीरो आएगा, ठीक है ना? और ये चीज इधर जाओगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। क्यों आएगा, इसकी वैल्यू कितनी है, 990 है, और इसका एवरेज कितना है, तो 10 10 है, डिवाइडेड बाय 20। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो -20 आएगा, डिवाइडेड बाय 20 तो कितना आएगा, तो -1 आएगा। तो यही चीज वैल्यू है। तो यही चीज हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, है ना? और ये क्या कर सकते हो, किसी भी टाइप के डेटा को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। और जैसे ही कन्वर्ट करोगे तो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि दोनों यूनिट लेस हो जाएंगे। और यूनिट लेस होगा तो कंपेयर आप कर सकते हो इजीली, है ना? कि उसका भी रेंज क्या होगा, 0 से लेकर 3 तक होगा। एंड देन कोई दूसरा भी लोगे तो उसका भी रेंज क्या चलेगा, 0 से 3 तक चलेगा। ये बेसिकली इन्फिनिटी तक जाता है, लेकिन 99% डेटा क्या होता है, यहीं पे कवर हो जाता है ना? तो जब आप इस तरीके से इसको बनाते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन, और इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा बता सकते हो, देख के ग्राफ में कि दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है। नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, इसका मीन मीडियन मोड तीनों सेंटर में है, इसका भी मीन मीडियन मोड सेंटर में है, लेकिन इसका मीन कितना है, 0 है। और इसका मीन क्या होगा, जो उसका नंबर होगा, है ना? दूसरा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 20 है, मतलब कोई भी एनी नंबर हो सकता है। और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, तो देखोगे 1 है ना? तो यहाँ पे मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जाता है। और यहाँ पे मीन क्या होगा, एनी नंबर होगा, ठीक है? और स्टैंडर्ड डेविएशन भी कोई भी नंबर हो सकता है। अगर कोई भी नंबर होगा तो कंपेयर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर आपको क्या है, ये दो चीज पता है तो आप कंपेयर इजीली कर सकते हैं ना? तो ये चीज क्या रहता है, इसका यूज केस रहता है ना? अब इससे ये पहला बेनिफिट हुआ। दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि आप बता सकते हो कि कौन सी वैल्यू का रेंज कितना होगा। जैसे मान लो आपके पास क्या है, इस तरीके से एक ग्राफ है, एक और ग्राफ है जिसका कुछ स्प्रेडनेस इस तरीके से, ठीक है? और इसमें जो वैल्यू है 23 20 80 इस तरीके से करते हैं, 25 27। अब बताओ दोनों में से स्प्रेड किसका ज्यादा होगा, दोनों में से स्प्रेडनेस किसका ज्यादा होगा बता सकते हो? हम्म, कैसे, स्प्रेडनेस कैसे निकलता है, जो इसका डिफरेंस होगा, इसका कितना है, स्टैंडर्ड के बेस पे 2 है ना? देन इधर भी क्या होगा, 2 होगा। इसका आई क्यू आर निकालोगे तो 4 के बेस पे दिखेगा, है ना? मतलब ज्यादा डिफरेंस है, मतलब 4 का। इधर कितना है, अगर यहाँ से यहाँ तक देखो तो
20 इधर 20 इधर 40 है, तो 40 ज्यादा दिख रहा है, तो ये 4 दिख रहा है। कौन सा नंबर ज्यादा है? तो नंबर के बेस पे स्प्रेडनेस किसका ज्यादा होगा? नीचे वाले का, लेकिन एक्चुअल में किसका है? तो फिर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आता है कि आप जब इसको क्या करते हो, इसका रेंज कुछ और है, इसका रेंज कुछ और है, तो कंपेयर करोगे तो क्या होगा? कंपैरिजन का जो रेंज होगा वो सही नहीं आएगा। तो दोनों को क्या करोगे? दोनों को एक ही रेंज में लाए आएंगे, तो दोनों का रेंज, इसको भी आप स्टैंडर्डाइजेशन करोगे तो इसका रेंज कितना आ जाएगा कि -3 के से +3 के बीच में। इसको भी स्टैंडर्डाइजेशन करोगे तो इसका भी क्या आ जाएगा, -3 से +3 के बीच में। आप दोनों का क्या करोगे? स्टैंडर्ड डेविएशन देख लोगे, और जिसका ज्यादा होगा उसका मतलब क्या है, उसका स्प्रेडनेस ज्यादा है ना? तो ये चीज हम क्या करते हैं, डायरेक्टली बता सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज क्या रहता है, इसका बेनिफिट रहता है। और यही रीजन है क्या, कि इसी चीज का हम यूज करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, ठीक है? तो जिसका स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बन रहा है, तो इसका हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है? अब ये कौन प्रूफ करेगा कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यही क्यों लेके जाएंगे, है ना? कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही क्यों लेके जाएंगे, इसका भी तो कोई होना चाहिए। तो उसी चीज को बोलते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम, है ना? कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही क्यों ले रहे हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, उसका जो होता है वो एक थ्योरम के बेस पे था। थ्योरम का काम क्या होता है? थ्योरम यूज क्यों करते थे, याद है? थ्योरम का मीनिंग क्या होता है, बताओ? दिख रहा है? क्या हो गया? तो बताओ थ्योरम का मतलब क्या है? हम्म पाइथागोरस थ्योरम लिखा हुआ है। हाँ जी, अभिषेक, थ्योरम लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। थ्योरम का, थ्योरम सिंपली क्या होता है, क्या बोल सकते हैं, एक रूल है जो नेचर में क्या होता है, मिलता है। अब उसके बेस पे क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज प्रूव कर सकते हैं। मतलब थ्योरम हमेशा सही होगा, इसको प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन थ्योरम की हेल्प से क्या करेंगे, कोई भी चीज प्रूव करोगे तो सही आएगा, ठीक है? तो हम क्या करते हैं कि जब भी आपने प्रूव किया होगा 8 9 में, तो पाइथागोरस परिमेय आता था, याद है? पाइथागोरस थ्योरम प्रूव किया होगा, तो उसमें एक चीज लेके चलते थे। क्या चीज? कि हमेशा ये 90 डिग्री के बेस पे होगा, तभी हम प्रूव करते थे, है ना? तो मतलब जो 90 डिग्री लेके चल रहे हो और उसके बेस पे जो प्रूव करोगे वो सही ही आएगा। तो वो 90 डिग्री हम क्यों लेके चलते थे? तो वो एक परिमेय था। परिमेय मतलब कि वो चीज जब भी लेके चलते हैं तो ये चीज प्रूफ होता है कि ये आएगा ही आएगा। लेकिन वो क्यों ले रहे हैं, तो बेसिकली क्या है कि हम वो डेटा के बेस पे ले रहे हैं कि नेचर में ऐसा ही डेटा है, इसलिए हम इसका एंगल 90 ले रहे हैं। तो इसी तरीके से पाइथागोरस कोई भी थ्योरम होता है उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए। थ्योरम को कभी भी प्रूव नहीं कर सकते, थ्योरम कभी भी प्रूफ नहीं होता। प्रूफ क्या होता है, इसके बेसिस पे आप कोई दूसरा चीज प्रूव करते हो। हाँ, थ्योरम का मतलब होता है कि जो चीज आप लेके चल रहे हो वो कभी भी प्रूफ नहीं होगा, मतलब नेचर में रहेगा लेकिन प्रूफ नहीं कर पाओगे। लेकिन इसी की हेल्प से अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपको मिल जाएगा, है ना? लेकिन हाँ, सिमिलर प्रॉब्लम होना चाहिए, ये नहीं कि आप कोई और सॉल्यूशन, कोई और बिजनेस प्रॉब्लम का किसी और सॉल्यूशन से डिफाइन कर रहे हो, है ना? तो ये रहता है, ठीक है? तो यही चीज हम क्या कर रहे हैं, सेंट्रल लिमिट थ्योरम में भी देखेंगे। सेंट्रल लिमिट थ्योरम, उससे पहले एक एग्जांपल बनाते हैं और दिखाते हैं, तो मुझे बताना, ठीक है? कहीं भी तो ओपन किया था ना सेंट्रल लिमिट थ्योरम का। ठीक है, तो कोई नहीं, एक एग्जांपल देखते हैं आपसे। ये ओपन होता है तो ठीक है, ये ओपन नहीं हो रहा।
ठीक है, तो ये क्या है, एक बेसिक डिफिनेशन है, ये दिख रहा है। तो ये क्या आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, किस लिए, तो जो भी चीजें आप प्रूव करोगे इसी के बेस पे करोगे, तो इसी चीज को सेंट्रल लिमिट थ्योरम बोलते हैं। और कहीं कहीं पे इसको क्या बोलते हैं, इट इज द हार्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, मतलब इसके बिना हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो ही नहीं सकेगा। ठीक है, एंड ये सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे होगा, तो ये सबसे ज्यादा यूज होता है डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के लाइफ साइकिल में। ठीक है, मतलब आप जो भी डेटा मशीन लर्निंग में ट्रेनिंग के लिए भेजते हो, अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी जो एक्यूरेसी आएगी, जैसे चैट जीपीटी की एक्यूरेसी अगर आपको इंप्रूव करना है, तो उसमें जो ट्रेनिंग के लिए डेटा दे रहे हो उसको नॉर्मली क्या करोगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में रखोगे, तो उसकी जो ट्रेनिंग की एक्यूरेसी आएगी वो ज्यादा एक्यूरेट आएगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ डेटा साइंस। जब भी मैथ्स में आता है तो ये हार्ट ऑफ डेटा साइंस या फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग का कहते हैं। ठीक है, अब ये चीज ऐसा रहता क्यों है, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, कि मान लो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो डेटा जो कलेक्ट करते हैं तो हमारा क्या कलेक्ट होता है, डेटा में से सैंपल कलेक्ट होता है या फिर पूरा पॉपुलेशन, सैंपल। आप जब सैंपल कलेक्ट करते हो, ठीक है, एग्जांपल लेके ही बता देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, आपका ये पूरा का पूरा पॉपुलेशन है। ठीक है, पॉपुलेशन में क्या करोगे, तो सैंपल लोगे, है ना। तो आपने इसमें से क्या किया कि मान लेते हैं 5 सैंपल ले लिया, है ना। तो इसमें से पहला सैंपल लिया और हर एक सैंपल में क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से डेटा पॉइंट रख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, ठीक है, सैंपल 4 और सैंपल 5। ठीक है, हमने क्या किया, 5 सैंपल ले लिया। अब ये 5 सैंपल ले लिया, अब इस 5 सैंपल का हर एक का क्या होगा, अपना खुद का मीन होगा। तो इसका क्या होगा, S1 का जो मीन होगा, ये S2 का जो मीन होगा, ये S3 का जो मीन होगा, और ये S4 का मीन होगा, और ये S5 का जो मीन होगा। जब इन सबका मीन आप कलेक्ट करोगे, ठीक है, जैसे आप इनका मीन कलेक्ट कर लिया, अब जैसे इस मीन का क्या करोगे, कलेक्ट करके एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे, मतलब एक हिस्टोग्राम बनाओगे। हिस्टोग्राम क्या आता है पता है, मतलब नॉर्मली काउंट के बेस पे, तो वो जो हिस्टोग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। तो जैसे इनका क्या हो गया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मीन ऑफ मीन्स बोल सकते हैं, कि जो हमने मीन निकाला था हर एक सैंपल का, अगर उसका फिर से मीन निकालेंगे तो क्या होगा, कि इन सबका मीन कैसे निकलेगा, तो इन चीजों को लेके आओगे और उसका मीन निकालोगे, तो ये क्या होगा, मीन ऑफ सैंपल मीन ऑफ मीन्स होगा, है ना। इस सैंपल के मीन का हमने मीन निकाला है, और वो जो मीन होगा वो क्या होगा, कि ये पूरे पॉपुलेशन का ही मीन होगा। ठीक है, जो आपने क्या किया, अलग अलग सैंपल निकाला, सैंपल के बेस पे उसका एवरेज निकाला, मतलब मीन निकाला, और उसके मीन का जब हमने क्या किया, फिर से दोबारा मीन निकाला, और वो जो मीन आता है वो क्या होता है, पूरे पॉपुलेशन का मीन होगा। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, अगर मान लो क्या है, हमने सैंपल से मीन निकाला और उसका मीन का मीन निकाला, तो वो क्या होगा, कि हमेशा पॉपुलेशन का मीन होगा, इससे क्या बेनिफिट होगा। हम्म? तो हमने क्या किया, कि मान लो ये 1 करोड़ क्या है, तुम्हारे पास सैंपल हो सकता था, तुमने क्या किया, 10,000 सैंपल कलेक्ट किए ना। अब इस 10,000 के बेस पे क्या किया, तुमने कंक्लूजन निकाला और उसका एक एवरेज आया, और उसी एवरेज को क्या कर रहे हो, इसके लिए बोले, मतलब ये जो तुम प्रूव कर रहे हो वो 1 करोड़ के लिए भी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब वो कितना सही होगा, तो वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आगे जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में ही लेके चलोगे, तो मान लो क्या है, कोविड का वैक्सीन जब बन रहा था, तो उसने क्या किया, अलग अलग सैंपल, मतलब 10,000 का यहाँ पे एक ग्रुप बनाया होगा, 10,000 का एक अलग ग्रुप बना होगा, 10,000 का अलग, 10,000 का अलग, 10,000 का अलग, है ना। और सबको क्या दिया होगा, वैक्सीन दिया होगा, है ना। तो ऑन एन एवरेज कितने लोग बच रहे हैं, क्योंकि क्या होगा, या तो बचेंगे या तो मरेंगे, तो ऑन एन एवरेज कितने, तो इसका कुछ एवरेज होगा, इसका कुछ एवरेज होगा, इसका कुछ एवरेज होगा, इसका एवरेज होगा, इसका एवरेज होगा। जब सबका एवरेज निकालते हैं तो फिर क्या होगा, उसको जब क्या करोगे, उनका भी एवरेज निकालोगे, तो उससे क्या होगा, कि ऑल ओवर कि पूरे पॉपुलेशन में अगर वो इंजेक्शन दोगे तो कितने लोग बचेंगे, उसका एवरेज आपको मिल जाएगा। तो इसी से क्या पता चलता है कि वो मेडिसिन पूरे पॉपुलेशन के लिए होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, है ना। और ये जो नियम है, इसी चीज को बोलते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ठीक है, तो ये क्या है, बाय डिफॉल्ट प्रूफ है, तो ये प्रूफ कैसे हुआ है, तो हाइपोथेसिस में टेस्टिंग करेंगे ना, ये चीज CLT क्या है, कैसे पता चला होगा, थ्योरम।
तो ये क्या थे, जो अलग अलग स्टेटिस्टिशियन थे, जो रिसर्च साइंटिस्ट होते थे, उन्होंने 10 से 15 साल लगाए थे डेटा कलेक्ट करने में। और जो क्या किया था, उसने पूरा पॉपुलेशन कलेक्ट किया था 2-3 अलग अलग कैटेगरीज में, और उसका क्या किया था, एवरेज का एवरेज निकाला था, और नॉर्मली इसका भी मीन देखा था, तो दोनों अप्रोक्स सेम आ रहे थे, है ना। तो इसका मतलब क्या था कि अगर हमने 3-4 डेटा में इस तरीके से निकाल रहे हैं और सबका मीन जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आगे जाके जो भी डेटा आप क्या करोगे, नेचर से कलेक्ट करोगे, तो उसका भी क्या होगा, मीन ऑफ मीन्स ही उसके पॉपुलेशन का मीन होगा, है ना। तो वही चीज क्या हो गया, सेंट्रल लिमिट थ्योरम हो गया, समझ में आया? अब इसमें क्या था कि जैसे आप ड्रॉ करते हो तो ये क्या था, कुछ इस तरीके से आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन से बनता है, ठीक है। इस चीज को आप क्या कर सकते हो, प्रूफ भी कर सकते हो अपने हिसाब से, प्रूफ करना होगा तो, लेकिन प्रूफ पहले से प्रूफ है वो चीज तो प्रूफ है ना। आप कोई भी डेटा लेके तुम क्या कर सकते हो, उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। जैसे मान लो आपने बोला कि ये सही है ना, तो सही है तो फिर कैसे बताते हो आप, मैंने बोला कि ये चीज जो है ना वो सही है, तो आप क्या करते हो, प्रूफ करने के लिए कुछ एग्जांपल लेके आते हो कि हाँ ये चीज था, अच्छा हाँ ये चीज हो गया, तो मतलब हाँ प्रूफ हो गया। तुम अपनी तरफ से भी एक प्रूफ करके बताते हो ना। आपसे हम कुछ उसमें डालते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में डालते हैं, और रियल वर्ल्ड से डेटा लाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट में क्या था, पास हो गया, मतलब क्या था कि जो हम बोल रहे थे वो सही है। तो वही चीज क्या कर सकते हो तुम, एग्जाम्पल में भी देख सकते हो, तो उसका एक विजुअलाइजेशन होगा, वो भी देख सकते हो। अगर मैं विजुअलाइजेशन थोड़ा सा दिखा दूं, देखो ये सारी चीजें जो होती है ना, आपको सीनियर लेवल में करनी होती है। सीनियर मतलब पहले जूनियर में पहुंच जाए। हम्म। तो यहाँ पे क्या है कि वेबसाइट है, ठीक है, ऑनलाइन स्टेट्स बुक्स, इसमें क्या कर सकते हो, सारे विजुअलाइजेशंस देख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक विजुअलाइजेशन है, ठीक है, और ये विजुअलाइजेशन किसका है, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम का ही है, ठीक है। तो पहला होगा पेरेंट पॉपुलेशन, ये दिख रहा है। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि जितना डेटा होना चाहिए वो आपके पास है। अब इसमें से क्या करोगे, कुछ सैंपल कलेक्ट करोगे ना, और सैंपल का क्या करोगे, तो यहाँ पे बताया कि हमें 5 सैंपल कलेक्ट करने हैं, 10,000 सैंपल कलेक्ट करना है, ये 1 लाख, तो आप इसमें से क्लिक करोगे तो उतना सैंपल क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा, है ना। और हर एक सैंपल में कितने, सॉरी, इसमें आप क्या करोगे, जितने भी सैंपल कलेक्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो, और उसमें हर एक सैंपल में कितने डेटा पॉइंट्स होंगे वो डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये कलेक्ट होगा तो इसी का हम क्या बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स, मीन किसका, तो सैंपल का। तो जैसे ही बनाओगे तो ये जो ग्राफ बनेगा तुम्हारा, वो क्या रहेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह दिखेगा, कुछ इस तरीके से, है ना। और अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है कि ये CLT थ्योरम पास कर रहा है, ठीक है। तो जैसे पास करेगा तो फिर क्या करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो ये चीज तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेटा है, आप इसमें से क्या कर सकते हो, 5 डेटा के बेस पे बोल सकते हो, अगर एनिमेट करके देखना चाहते हो, ये दिख रहा है। तो यहाँ से ये क्या करेगा, रैंडम 5 डेटा उठाएगा, उसका एवरेज निकालेगा, और यहाँ पे उसका एवरेज का प्लॉटिंग करेगा। फिर अगेन क्या करेगा, 5 डेटा पॉइंट्स यहाँ से उठाएगा, और उसको क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, उसका एवरेज यहाँ पे रख देगा, ठीक है। इस तरीके से आप जितना चाहो उतना सैंपल कलेक्ट कर सकते हो, ये देखिए। तो जैसे सैंपल कलेक्ट करेगा, तो मैं चाहता हूँ क्या, एक ही बार में 1000 सैंपल कलेक्ट हो जाए। तो जैसे 1000 सैंपल कलेक्ट करोगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से दिख रहा है, इधर देख लो, ये डिस्ट्रीब्यूशन कुछ किस तरीके से दिख रहा है। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है ना। लेकिन इसमें क्या रहता है कि पॉपुलेशन भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप करा सकते हो, ठीक है। जैसे स्क्यूनेस हो सकता है, इसका मतलब क्या है, अयाज बताओ, इसका मीनिंग क्या है कि ये लेफ्ट स्क्यूड है या राइट स्क्यूड, तो राइट स्क्यूड है, इसका मतलब क्या है कि आप मोस्ट ऑफ द डेटा यहाँ से कलेक्ट करोगे, उसका भी जो क्या होगा, सेंट्रल लिमिट थ्योरम आएगा, वो क्या होगा, हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही बनेगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी क्या कर सकते हो, दोबारा डेटा भी कलेक्ट कर सकते हो, ये दिख रहा है कस्टम। कस्टम का मतलब क्या होता है कि हम अपने हिसाब से कुछ भी डेटा रख सकते हैं। तो मेरा डेटा कुछ इस तरीके से क्या है, रियल वर्ल्ड में है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी डेटा इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से भी अगर क्या करोगे, सैंपल कलेक्ट करोगे, ठीक है, तो यहाँ से आपने सैंपल लिया, जैसे सैंपल लोगे, और ये सैंपल क्या है, रैंडम है, इस तरीके से आप जैसे सैंपल लेते जाओगे, तो इसका क्या करेगा, 5 सैंपल लिया, उसका एवरेज निकालेगा, और एवरेज को यहाँ पे क्या करेगा, ड्रॉ कर देगा। अगेन ये क्या करेगा, इस तरीके से दिखाएगा, 5 सैंपल लेगा,
उसके बेस पे क्या करेगा, उसका जो एवरेज होगा वो ड्रॉ कर देगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जितना भी लोगे तो वो भी बाय डिफॉल्ट क्या दिखेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही दिखेगा, है ना। और यही चीज कौन बोलता है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम बोलता है, ठीक है। और ये चीज है, तो इसी का मतलब क्या है कि आपका जो भी ग्राफ होगा वो क्या करेगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये समझ में आया सेंट्रल लिमिट थ्योरम थोड़ा सा। अगर एक लाइन में बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं इसको, कि जब भी हमारे पास पूरा पॉपुलेशन होता है उसमें से जितना भी सैंपल लेते हो, हर एक सैंपल का मीन निकालते हो, तो वही तुम्हारा क्या होता है, पॉपुलेशन का मीन बन जाता है, ठीक है। और यही क्या होता है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम होता है, ठीक है। आप वन लाइन में इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। इसमें ग्राफ है कुछ, एंड देन ये दिख रहा है। तो आप जो पॉपुलेशंस लोगे, और ये पॉपुलेशंस कंपलसरी नहीं है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। पॉपुलेशंस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, राइट स्क्यूड भी हो सकता है, लेफ्ट स्क्यूड हो सकता है, यूनिफॉर्म हो सकता है, या तो किसी भी टाइप का हो सकता है, जो हमने अभी देखा था ना यहाँ पे, ये वाला। तो ये जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। देन इसी के बेस पे क्या है कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम अगर आप फॉलो करवाना चाहते हो तो उसके कुछ कंडीशन होंगे, ठीक है। तो ये कंडीशंस याद रखोगे, जो एग्जाम दे के आए थे ना यही पूछा होगा, पूछा था सेंट्रल लिमिट थ्योरम, नहीं आया था, बच गए थे, हाइपोथेसिस आया था। तो इसमें क्या होता है कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम वही चीज फॉलो करेगा जो इसके कुछ होंगे कंडीशंस होंगे। कंडीशंस में क्या क्या है, तो जो पहला कंडीशन है कि जो सैंपल साइज होना चाहिए वो सफिशिएंटली लार्ज होना चाहिए, है ना। और आपको मिनिमम कितना सैंपल लेना पड़ेगा हर एक सैंपल में, तो 30 का डेटा पॉइंट्स लेना होगा। मतलब आपने अगर एक सैंपल लिया है उसके अंदर कितने मिनिमम डेटा पॉइंट होने चाहिए, 30 डेटा पॉइंट्स मिनिमम होने चाहिए, तभी वो क्या करेगा, सेंट्रल लिमिट थ्योरम को फॉलो कर पाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है इसका, द सैंपल आर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। द सैंपल शुड बी रैंडम, इसका मतलब क्या है कि अगर हम सैंपल जो भी कलेक्ट कर रहे हैं, तो पहला जो सैंपल था, दूसरा सैंपल था, तीसरा चौथा था, अगर सैंपल वन में कोई डेटा आया है तो उसका इम्पैक्ट सैंपल टू वाले डेटा में नहीं पड़ना, है ना। जैसे क्या होता है रियल वर्ल्ड में, अगर थोड़ा सा एग्जांपल देखोगे कि जैसे गेम खेलने जाते हैं क्रिकेट, बोलते हैं ना कि मेरा दोस्त खेलेगा तभी खेलेंगे, हाँ, तो वो चीज इसमें नहीं होती। आप क्या करते हो, हर एक डेटा पॉइंट जो होता है वो रेंडमली आता है, ठीक है। इसमें कोई भी एक दूसरे से क्या होगा, कनेक्टेड नहीं होगा। तो ये दूसरा नियम बोलता है कि ये चीज फॉलो करना चाहिए, तभी क्या होगा, वो सेंट्रल लिमिट थ्योरम को फॉलो कर पाएगा। तीसरा क्या रहेगा कि द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हैज बी फिनाइट वेरिएंस। पॉपुलेशन क्या था, कि जो भी आपका एक्चुअल डेटा जितना होगा, ये पूरा का पूरा, और इसमें तो जो सैंपल लेते थे, है ना। तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो सैंपल का रेंज, सॉरी पॉपुलेशन का रेंज है वो कितना जा सकता है, मतलब फिनाइट होना चाहिए। ये दिख रहा है किधर गया फिनाइट, फिनाइट और इनफिनाइट में समझ में आता है ना, कि पॉपुलेशन का आपको रेंज पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम फिर फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तीन नियम होते हैं जो क्या करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। पहला कि हर एक सैंपल का जो डेटा पॉइंट का साइज होगा वो 30 से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, कोई भी डेटा पॉइंट एक दूसरे से क्या होना चाहिए, कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंटली होना चाहिए। तीसरा, कि जो पॉपुलेशन होगा उसका रेंज पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीन चीजें होती हैं, अगर ये फॉलो करेगा तो तुम सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बेस पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। और उसके बेस पे जो रिजल्ट आएगा उसके जो सक्सेस के चांसेस रहेंगे, मतलब जितना भी परसेंटेज बताएगा वो क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अगर मान लो आपने क्या किया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग किया, इसके बेस पे बता रहा है कि 70 to 80% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, मतलब आपका वो क्या होगा, रियल होगा, कि 70 से 80% क्या होगा, आपका सही चलेगा, ठीक है। और अगर रेंडमली बोलते हैं कि नहीं चलो ये 70 to 80 जा रहा है, तो उसमें गलत होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम जो भी चीज प्रूव करेंगे वो नंबर से और डेटा से प्रूव होगा, ठीक है। तो यही चीज दिया है, तो यही चीज यहाँ पे भी दिया है, ठीक है। कुछ एजम्पन्स है जो मान के चल सकते हो, ठीक है। रैंडम, देन शुड बी इंडिपेंडेंट, और जो भी आप सैंपल साइज लोगे तुम्हारे पॉपुलेशन से क्या होना चाहिए, 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक सैंपल का साइज 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। देन ये क्या होना चाहिए, देन सैंपल का साइज सफिशिएंटली लार्ज होना चाहिए, जितना लार्ज होगा उतना बेटर रिजल्ट आएगा, ठीक है। एंड देन उसके बेस पे अगर फॉर्मूला देखोगे, इधर क्या फॉर्मूला नहीं दे रहा ना। तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन जब उसके बेस पे सीएलटी बनता है, तो सीएलटी में भी क्या होंगे, कुछ एरर्स होंगे, है ना।
क्यों रियल पॉपुलेशन वाला तो नहीं बताएगा, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, है ना, 1%, 0.% कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होगा, और वो जो डिफरेंस रहता है उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर। और वो स्टैंडर्ड एरर कौन सा होगा, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन से निकालेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसका निकालते हैं, तो पॉपुलेशन का निकालते हैं, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो, तो सिंपल कोड है, ये दिख रहा है कि आपके पास क्या है, एक डेटा है, अब इस डेटा के बेस पे कर सकते हो कैलकुलेशंस, और डायरेक्टली कुछ फंक्शन है जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आगे जाके हम यूज भी करेंगे। और इधर कुछ ना कुछ नहीं है, इसमें ऐसा कुछ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको जो याद रखना है सेंट्रल लिमिट थ्योरम का, ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है, ठीक है। और इसका कुछ मैथ्स होगा, ये दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है सेंट्रल लिमिट का एक बेसिक पिक्चर दिख रहा होगा, ठीक है, कि आप जब सैंपल कलेक्ट करोगे तो सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, रेंडमली कुछ भी हो सकता है, ये 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 भी हो सकता है। जब इनका सैंपल का क्या करोगे, मीन निकालोगे, और उसका मीन को जब प्लॉट करोगे तो हमेशा क्या बनेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही दिखाएगा, है ना। तो ये हमेशा रहेगा, इसमें क्या है कि जो सैंपल साइज होना चाहिए वो 30 से ज्यादा होना चाहिए, अगर ये फॉलो कर रहे हो तो ये चीज फॉलो करेगा, और ये चीज फॉलो कर रहा है तो हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो यही चीज आगे करेंगे। तो मान लेते हैं हमारा क्या है, जो डेटा है वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। और सेंट्रल लिमिट थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। और ये किसका फॉर्मूला बता सकते हो, जेड का, अभी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया था इसका। स्टैंडर्डाइजेशन में कैसे कन्वर्ट कर रहे थे, याद है कैसे कर रहे थे, कि हर एक डेटा पॉइंट का मीन से कितना डिफरेंस है डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, और यही हमारा क्या था, नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, ठीक है। और इसी फॉर्मूला को बोलते हैं जेड स्कोर, ठीक है, ठीक है। तो मार्केट में जब भी जाओगे तो तुम्हें जेड स्कोर का कॉन्सेप्ट दिखेगा हाइपोथेसिस में हमेशा, है ना। तो हमेशा जो जेड स्कोर निकाल रहे हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन से ना निकाल के हम इससे निकालते हैं, है ना, ये समझ में आया। और यही चीज तुम देखोगे तो जेड स्कोर के बेस पे ही क्या है तुम्हारा, CLT का फॉर्मूला है, दिख रहा है, z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। और चूंकि ये पॉपुलेट इस सैंपल का निकाल रहे हैं तो डिवाइडेड बाय रूट अंडर एन कर दिया है, ठीक है। तो यही क्या है तुम्हारा सेंट्रल लिमिट थ्योरम का फॉर्मूला, ठीक है। इन चीजों को प्रूव करने के लिए इन्होंने पूरा प्रूफ यहाँ पे दे दिया है, स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है, यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया, एग्जाम्पल में क्या दिया है ये बताओ, वेट डाटा दिए, वेट का डाटा। हाँ, तो इसके बेस पे क्या है, इसमें सिंपल है, एक क्वेश्चन के बेस पे देखोगे, उन्होंने दिया है कि जितने भी पॉपुलेशन का है किसका, तो मेल का पॉपुलेशन जो है उसका जो क्या है वेट है, कौन सा वेट, तो एवरेज वेट जो है वो 70 kg है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो म्यू एवरेज दिया हुआ 70 kg दिया है ना, और स्टैंडर्ड डेविएशन 15 है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो इस तरीके से बनेगा, तो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये बता रहा है, ठीक है। एंड देन इसका एवरेज कितना है 70 है, तो 70 यहाँ पे आएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 50 है, मतलब इसका फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी होगी बता सकते हो यहाँ पे, तो 55 से लेके 85, और ये कितना परसेंट डेटा है, 68% डेटा है, मतलब पूरे वर्ल्ड का जो मेल का पॉपुलेशन का क्या है, हाइट और सॉरी वेट जो है वो 55 kg से लेके 85 kg तक का है ना। अगर यही चीज तुम क्या करते हो 95% मेल पॉपुलेशन का वेट देखना चाहते हो तो क्या बनेगा, अगेन तुम क्या करोगे 15 डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, तो 40 से लेके कितना जाएगा 105 kg, ठीक है। तो मतलब 95% जो मेल का पॉपुलेशन का डेटा है मतलब वेट है वो कितने से कितने के बीच में लाई कर रहा होगा, तो 40 से लेके 105 kg के बीच। तो इस तरीके से इसको दिखा रहे हैं, ठीक है। अब इसने बताया एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, व्हाट वुड बी द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल ऑफ 50 गाइस, ठीक है।
अगर मैं क्या करता हूँ रेंडमली 50 लोगों का क्या करता हूँ वेट कलेक्ट करता हूँ, है ना, तो वो क्या होगा, इस रेंज पे लाई करेगा या नहीं करेगा, और वो अगर लाई नहीं करा तो कितना डेविएट हो सकता है, मतलब हमारे जो मीन से होता है, ये क्या था एक्चुअल वाला था, और उसी के मीन के बेस पे क्या करना है, निकालना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपका मीन 70 kg है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, और सैंपल का साइज कितना है 50 है ना। एज पर सेंट्रल लिमिट थ्योरम द सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, यही चीज है। तो जो सैंपल का क्या होगा, एवरेज होगा, वही तुम्हारा क्या होगा ऑन एन एवरेज पॉपुलेशन का भी बनेगा, है ना। अंदर उसके फॉर्मूला के बेस पे तुमने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकल रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये किसका निकल रहा होगा, हम्म, हाँ। तो आपने 50 लोगों का जो कलेक्ट किया होगा, उसमें से जो रेंज आएगा, अगर मान लो ऑन एन एवरेज 70 आ रहा है, तो उस 50 लोगों का जो एज का क्या होता है, वेट का जो रेंज आएगा, वो 2.1 इधर आएगा और 2 पॉइंट इधर जाएगा, ठीक है। देन इसके बेस पे आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि जितने 50 लोगों का वेट कलेक्ट किया है, उसका जो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना होगा, अगर 2 से माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 67, और ये कितना बनेगा, मान लेते हैं 2 ही मान लेते हैं, ठीक है, तो इधर 68 और इधर 72, ठीक है। मतलब आपने जो डेटा कलेक्ट किया होगा 50 गाइस का, उसमें से क्या होगा 68% जो डेटा होगा वो कितना होगा कि 68 से 72 के बीच में ही उसका वेट होगा, है ना, और ये क्या होगा कंफर्म होगा, ठीक है। तो यही चीज क्या है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम प्रूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल दिया है, आप क्या कर सकते हो, 2-3 एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सारे एग्जांपल है उसी तरीके से। तो ये मैथमेटिकली था जो हम लोग बनाते थे, ठीक है। अब इसी के बेस पे क्या करोगे, थोड़ा सा अच्छा ब्रेक, ब्रेक क्या, अब तो छुट्टी लगे, हाँ सर कर दो। हाँ और सर कोई नहीं, कल पड़ा। नींद आ रही है, अरे बहुत क्या जी। अपना पंसा नहीं लग रहा ना इससे। आया माना ये हम्म, मन सा लग रहा है ये देखो। मैथ्स नहीं है ना इसलिए, कोई नहीं, बस इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी टेस्टिंग का कल देखेंगे, ठीक है। देन हाइपोथेसिस क्या था, मैंने बताया था, हाँ, हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या था, पढ़ लिया था, हम्म, पढ़ी थी बस, ये दिख रहा है। तो इसका अगर डेफिनेशन देखो तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो क्या लिख रहा है बता सकते हो, थोड़ा सा पढ़ के समझ के, पढ़ के बताओ क्या लिखा है, क्या समझ में आ रहा है तुम्हें। कुछ समझ में आया पढ़ के, क्या समझ में आया, जैसा इसका अगर रूट मीनिंग देखोगे, ये था ना, ये दिख रहा है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इसी से थोड़ा सा रहता है इंस्पायर्ड। तो हाइपोथेटिकल का मीनिंग क्या रहता है, बेस्ड ऑन द सिचुएशन दैट हैज नॉट बीन हैपेंड, नॉट ऑन फैक्ट, मतलब उसका ना ही वो प्रूफ हो रहा है ना ही वो हुआ है ना। जैसे मान लो क्या करना है, मुझे शेयर मार्केट में पैसा लगाना है 1 करोड़, है ना, तो वो अभी हुआ नहीं है, लेकिन मुझे क्या करना है, वो काम करना है ना। तो अगर मैं शेयर मार्केट में उतना पैसा लगाता हूँ तो कुछ तो सोच समझ के लगाऊंगा ना, तो वो चीज प्रूव करके जो देगा कि आप इतना पैसा लगाओगे तो इसमें से इतना परसेंट क्या होगा, आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो एक रहेगा कि आपने बोल दिया, दूसरा कि आपने मार्केट से डेटा उठाया, उस डेटा को मुझे प्रूव करके दिखा दिया कि इतना पैसा जो लगा रहा है इसके बेस पे ये सारी चीजें हैं, और इसके बेस पे क्या है कि इतना आता ही है, वो देख लो। तो किसमें ज्यादा ऑथेंटिकेशन दिखेगा, और वो प्रूव कैसे होगा, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग से होगा, है ना। तो हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कोई भी ऐसा सिचुएशन जो आप मान के चल रहे हो लेकिन अभी प्रूफ नहीं हुआ है ना। अब उस चीज को प्रूव करते हो तो वही चीज क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है। हाइपोथेसिस का मतलब क्या हो गया, कि एक ऐसा इवेंट जो क्या रहेगा, प्रपोज करोगे टेस्टेबल, मतलब आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो किस वे में, तो उसमें से डेटा कलेक्ट करोगे, कलेक्शन का मतलब क्या होता है ऑब्जर्वेशन,
कि ऑब्जर्व कर रहे हो मतलब कुछ डेटा कलेक्ट कर रहे हो, है ना। और सर्विंग एज अ स्टार्ट पॉइंट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या होता है? साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस का मतलब क्या होगा? कि आप वो चीजें प्रूव, साइंटिफिक का मतलब क्या होता है? चीजें प्रूव करके बताते हो, है ना। तो आप वहां पे क्या करते हो, फिर चीजें प्रूव करके बताओगे। और जब प्रूव करके बताओगे तो वही चीज क्या होगा? हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगा। ठीक है, क्या हो गया? डेड मार रहे हैं। जितना लास्ट का पढ़ा रहे हो ना ये को फाइनल कर दिया। चलो कोई नहीं, इसको कल बताएंगे ना। कल नहीं तो होगा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग है क्या? कल क्यों नहीं आओगे? कल क्यों नहीं आएंगे? अभी नहीं पढ़ा, कल 5 कुछ हो जाएगा। हाँ, इस बार कल नहीं करो। कल टूल स्टार्ट कर देंगे। कल टूल स्टार्ट कर देंगे, जो नहीं आएगा तो टूल 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 अप्लाई करने के लिए, जैसे नमपाई पांडास का। और पांडास तुम्हारा इंपॉर्टेंट रहेगा एनालिसिस के लिए, ठीक है। अब तो कल लाइब्रेरी हाँ, लाइब्रेरी जाओ। टेस्टिंग चलेगा, अभी टेस्टिंग चलेगा, ठीक है। तो एक बार थोड़ा खुद से भी पढ़ लोगे, नहीं पढ़ोगे कोई बात नहीं। तो कल सारे में भाई टॉपिक्स भेज दो। रिवाइज कुछ नहीं होगा, पूरा स्टार्ट से रिवाइज करा। सर टॉपिक्स भेज दो, रात को पढ़ो। टॉपिक तो भेजा हुआ है, भेज रखे। कितनी बार भेजूं?